आज का जो ये गहरा विश्लेषण है वो मतलब इंटरनेट पर बिजनेस करने के तरीके को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेट पर पैसे कमाने के बारे में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन ये चर्चा काफी अलग होने वाली है। सही कहा। बहुत से लोग हर दिन ऑनलाइन पैसे कमाने के नए नए तरीके खोजते हैं, लेकिन अक्सर वे फ्रीलांसिंग या छोटे मोटे गिग्स में ही उलझ कर रह जाते हैं। और इसीलिए आज का हमारा फोकस सिर्फ काम करके पैसे कमाने पर नहीं है। हम बात करने वाले हैं पैसे कमाने का एक पूरा सिस्टम बनाने के बारे में। बिल्कुल। और इस चर्चा का आधार एक बेहद दिलचस्प सोर्स मटेरियल है, एक दस्तावेज जिसका नाम है डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स बिल्ड सिस्टम्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है और इसका जो मुख्य उद्देश्य या मिशन है वो ये समझना है कि 2026 के इस दौर में बिना किसी भारी भरकम निवेश के एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे बनाया जा सकता है जो भविष्य में एक स्थायी डिजिटल एसेट बन सके। सच कहूं तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही सटीक रोड मैप है जो इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं के शोर से बचकर कुछ ठोस बनाना चाहते हैं। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये चर्चा सिर्फ मोटिवेशन के बारे में नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट रणनीति के बारे में है। बिल्कुल। और इस दस्तावेज को पढ़ते हुए जो सबसे पहली बात स्पष्ट होती है वो ये है कि ये किसी भी तरह से उन रातों रात अमीर बनने वाले खोखले विज्ञापनों जैसा नहीं है। हाँ, वो जो कहते हैं ना कि आज पैसे लगाओ और कल करोड़पति बन जाओ, ये वैसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गंभीर रणनीतिक और लंबे समय तक चलने वाले बिजनेस मॉडल की रूपरेखा पेश करता है। इसका मूल संदेश बहुत ही स्पष्ट है। और वो संदेश क्या है? वो ये है कि इंटरनेट की अर्थव्यवस्था में असली पैसा लगातार काम करने से नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने से आता है जो सोते समय भी काम करे। मतलब ये पूरी तरह से मानसिकता या माइंडसेट में बदलाव की मांग करता है। बिल्कुल। अगर हम आज से 10-15 साल पहले के पारंपरिक बिजनेस मॉडल की तुलना 2026 के डिजिटल स्टार्टअप से करें तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। हाँ, पहले एक साधारण सा व्यापार शुरू करने के लिए भी एक भौतिक दुकान या ऑफिस की जरूरत होती थी। भारी भरकम किराया देना पड़ता था, स्टाफ का खर्च होता था और इन्वेंट्री या स्टॉक खरीदने की मजबूरी होती थी। और इन सब के साथ जुड़ा होता था एक बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम, मतलब लाखों रुपए दांव पर लगे होते थे। लेकिन आज 2026 में सोर्स के अनुसार सिर्फ एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और सही सॉफ्टवेयर की जरूरत है। पर एक मिनट, क्या ये शिफ्ट सच में इतना आसान है? सोर्स मटेरियल में कई तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे सास स्क्रिप्ट्स, वर्डप्रेस प्लगइन्स और प्री बिल्ट मोबाइल ऐप्स। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं। वही तो, क्या बिना किसी टेक्निकल बैकग्राउंड वाला कोई भी सामान्य व्यक्ति सच में रातों रात एक टेक फाउंडर बन सकता है? लेखकों का ये दावा थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं लगता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो लेखकों का तर्क यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना कुछ सीखे रातों रात टेक फाउंडर बन जाएगा। तो फिर उनका असल मतलब क्या है? उनका जोर इस बात पर है कि आज के समय में कोडिंग की जटिलता लगभग खत्म हो गई है। उदाहरण के लिए सास स्क्रिप्ट्स यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब है कि कोड पहले से ही किसी बेहतरीन डेवलपर ने लिखकर तैयार कर दिया है। अच्छा, तो मतलब एक नए फाउंडर को स्क्रैच से कोडिंग नहीं करनी है? बिल्कुल नहीं, उसे बस उस तैयार सिस्टम को अपने डोमेन पर एक्टिवेट करना है। इसी तरह वर्डप्रेस प्लगइन्स ने वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया है। हाँ, वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फीचर्स जो आजकल आते हैं। सही कहा। हालांकि एक लर्निंग कर्व जरूर है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है यह समझना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए किसी कंप्यूटर साइंस की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सही बिजनेस की समझ। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती, क्योंकि जब बिजनेस की समझ की बात आती है तो सोर्स मटेरियल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के उदाहरण से एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ता है। हाँ, Amazon, Uber और YouTube का जो विश्लेषण उसमें दिया गया है वो सच में आंखें खोलने वाला है। बिल्कुल। Amazon दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेयर है, लेकिन वो हर प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर नहीं रखता। Uber दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस है, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की एक भी गाड़ी नहीं खरीदी है। और YouTube के पास अपना कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है जो हर दिन करोड़ों वीडियो बनाए। फिर भी ये कंपनियां दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफा कमा रही हैं। इसका सीधा सा कारण ये है कि उन्होंने प्रोडक्ट बनाने की जगह प्लेटफॉर्म बनाया है। उन्होंने एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है जहां एक तरफ सर्विस देने वाले मौजूद है और दूसरी तरफ सर्विस लेने वाले। और प्लेटफॉर्म बीच में रहकर हर ट्रांजैक्शन या हर अटेंशन पर अपना मार्जिन निकालता है। हम और सामान लाएंगे या फिर पहले पैसा आए फिर मेहनत करेंगे।
अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो प्लेटफॉर्म बिजनेस में नियम पूरी तरह से उल्टा चलता है। यहाँ सबसे पहले सिस्टम बनाना होता है। मतलब पहले मेहनत करनी होती है बिना तुरंत पैसे की उम्मीद किए। हाँ, जब वो सिस्टम काम करने लगता है तब उस पर लोग आते हैं, और जब लोग आते हैं यानी ट्रैफिक बढ़ता है, तब जाकर मोनेटाइजेशन या कमाई शुरू होती है। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या ये अवसर हर किसी के लिए है या कुछ खास वर्गों के लिए ज्यादा फायदेमंद है? दस्तावेज में लक्षित दर्शकों या टारगेट ऑडियंस का जो गहराई से विश्लेषण किया गया है वो काफी ध्यान खींचता है। सबसे पहले इसमें छात्रों की बात की गई है। कल्पना कीजिए कि एक 12वीं पास छात्र आज इस डिजिटल सफर की शुरुआत करता है। सोर्स एक बहुत ही स्पष्ट और यथार्थवादी टाइमलाइन देता है। पहला साल पूरी तरह से सीखने में, सिस्टम और सॉफ्टवेयर को समझने में लगाना होता है, दूसरा साल उस प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक लाने और उसे ग्रो करने में। और फिर तीसरे साल से असल कमाई की शुरुआत होती है। ये टाइमलाइन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जल्दी पैसा कमाने की मानसिकता पर सीधा प्रहार करती है। अगर हम उस छात्र के नजरिए से मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति को देखें तो 2026 में सिर्फ एक डिग्री होना रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब तक उस छात्र की 3 साल की ग्रेजुएशन पूरी होगी, उसके हाथों में सिर्फ एक कागज की डिग्री नहीं होगी, उसके पास एक जीता जागता मूल्यवान डिजिटल एसेट होगा। जहां उसके बैचमेट्स अपना रेज्यूमे लेकर कंपनियों के चक्कर लगा रहे होंगे, वो छात्र खुद एक फाउंडर बन चुका होगा। और शायद दूसरों को हायर करने की स्थिति में भी होगा। ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, ये करियर के पूरे ढांचे को बदल देने वाला विचार है। बिल्कुल। और सिर्फ छात्र ही नहीं, इस दस्तावेज का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि यह गृहिणियों के लिए इसे एक गेम चेंजर मानता है। हाँ, अक्सर महिलाओं के सामने बिजनेस शुरू करने में कई व्यवहारिक चुनौतियां होती हैं। घर और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण बाहर जाने की आज़ादी कम होती है, एक नियमित 9 से 5 की नौकरी के लिए समय निकालना मुश्किल होता है, और कोई बड़ा पारंपरिक व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी का भी अभाव होता है। ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म इन तीनों ही बड़ी समस्याओं, समय, स्थान और पूंजी का एक बहुत ही ठोस समाधान पेश करता है। इसे घर बैठे सिर्फ एक लैपटॉप या मोबाइल फोन के जरिए दिन के किसी भी समय खड़ा किया जा सकता है। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे यह भविष्य में एक स्वतंत्र आय का साधन बन सकता है। लेकिन यहाँ पर दस्तावेज में एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है, एक फाउंडर्स वार्निंग, जिसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, वह चेतावनी बहुत सख्त शब्दों में है। यह कोई गेट रिच क्विक योजना बिल्कुल नहीं है। अगर किसी की ये उम्मीद है कि आज ऐप लॉन्च किया और कल से बैंक अकाउंट में पैसे आने लगेंगे, तो लेखकों का साफ कहना है कि ये रास्ता उनके लिए नहीं है। ये एक पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम है, जिसमें कम से कम 2 से 3 साल का कमिटमेंट लगता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये इतना ही लंबा और मेहनत वाला काम है, तो लोग बीच में हार क्यों नहीं मानते? ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए सोर्स क्या सुझाव देता है? ड्रॉप आउट रेट अक्सर अवास्तविक उम्मीदों के कारण होता है। इसीलिए दस्तावेज जोर देता है कि शुरुआत में ही सही मॉडल का चुनाव किया जाए। मतलब अगर कोई ऐसा मॉडल चुन लिया जाए जिसमें बहुत ज्यादा ऑपरेशनल सरदर्द हो, तो व्यक्ति जल्दी हार मान लेगा। बिल्कुल। इसी समस्या को सुलझाने के लिए सोर्स में उन 3 सबसे आसान डिजिटल प्लेटफॉर्म मॉडल्स का गहराई से विश्लेषण किया गया है, जहां से 90% शुरुआती फाउंडर्स अपनी शुरुआत करते हैं। चलिए उन मॉडल्स के मैकेनिक्स को समझते हैं। सबसे पहला है क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म स्टार्टअप। इसे 2026 का सबसे सुरक्षित और स्केलेबल मॉडल बताया गया है। हम सभी OLX, क्विकर या जस्ट डायल जैसी वेबसाइट से परिचित हैं, जहां लोग अपना सामान बेचते हैं या सर्विस की लिस्टिंग डालते हैं। लेकिन एक फाउंडर के नजरिए से ये सुरक्षित क्यों है? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्लेटफॉर्म को खुद कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती। न कोई सामान खरीदना है, न कोई वेयरहाउस चाहिए, और ना ही डिलीवरी या लॉजिस्टिक्स की चिंता करनी है। पूरी जिम्मेदारी खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच होती है। एकदम सही। और चूंकि प्लेटफॉर्म खुद कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, तो इसकी इकोनॉमिक्स पूरी तरह से अटेंशन पर आधारित होती है। जब प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक आने लगता है, तो मुख्य कमाई विज्ञापनों से होती है। इसके अलावा फीचर्ड लिस्टिंग इसका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। मान लीजिए कोई अपना सेकंड हैंड लैपटॉप बेचना चाहता है और चाहता है कि उसका विज्ञापन हर किसी को सबसे ऊपर दिखे, तो वो प्लेटफॉर्म को इसके लिए एक प्रीमियम फीस चुकाता है। इसमें कोई फील्ड वर्क नहीं है, इसलिए इसे दुनिया के किसी भी कोने से ऑपरेट और स्केल किया जा सकता है। बिल्कुल। अब आते हैं उस मॉडल पर जिसे सोर्स में आज के समय का सबसे तेजी से ग्रो होने वाला मॉडल बताया गया है।
रिवॉर्ड अर्निंग प्लेटफॉर्म स्टार्टअप। इसमें यूजर्स को छोटे-छोटे टास्क करने होते हैं, जैसे वीडियो देखना, क्विज खेलना या सर्वे भरना, और बदले में उन्हें छोटे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। हाँ, लेकिन मुझे इस मॉडल के लंबे समय तक चलने पर थोड़ा संदेह है। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म अपने पास से पैसे बांट रहा है। ये गणित कैसे काम करता है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये पूरा मॉडल आर्बिट्राज के सिद्धांत पर काम करता है। प्लेटफॉर्म यूजर्स को अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहा है। तो फिर पैसा आता कहाँ से? असल में खेल विज्ञापनदाताओं और यूजर्स के बीच का है। जब यूजर्स प्लेटफॉर्म पर समय बिताते हैं और टास्क करते हैं तो उन्हें विज्ञापन दिखाए जाते हैं। अच्छा, और विज्ञापनदाता उस अटेंशन के लिए प्लेटफॉर्म को एक बड़ी रकम चुकाते हैं। बिल्कुल। प्लेटफॉर्म उस रकम का एक छोटा हिस्सा यूजर्स को रिवॉर्ड के रूप में दे देता है और बाकी का बड़ा हिस्सा अपना मार्जिन या मुनाफा रख लेता है। ये एक वॉल्यूम गेम है। ये बहुत ही गहरी बात है, यानी थोक में अटेंशन खरीदना और उसे रिटेल में बेचना। सटीक। और अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो इस मॉडल के जरिए असल में क्या हो रहा है, एक ऑडियंस या यूजर बेस तैयार किया जा रहा है। आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था में ऑडियंस का ध्यान इंटरनेट की सबसे महंगी करेंसी है। जिसके पास ऑडियंस है उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत है। एक बार जब एक बड़ा यूजर बेस बन जाता है तो उस ऑडियंस को किसी भी दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए लेवरेज किया जा सकता है। ऑडियंस ही नई करेंसी है, ये बात बिल्कुल सही बैठती है। चलिए अब तीसरे प्रमुख मॉडल का रुख करते हैं, जॉब लिस्टिंग प्लेटफॉर्म स्टार्टअप। रोजगार हमेशा से एक बड़ी जरूरत रही है और आज के समय में हर दूसरी कंपनी टैलेंट खोज रही है। जॉब पोर्टल इन दोनों के बीच का ब्रिज है। कंपनियां नौकरी पोस्ट करने के लिए पैसे देती हैं और उम्मीदवार मुफ्त में अप्लाई करते हैं। रेवेन्यू के लिए B2B सब्सक्रिप्शन, फीचर्ड जॉब्स और रेज्यूमे डेटाबेस एक्सेस जैसे बेहतरीन तरीके मौजूद हैं। लेकिन सोर्स मटेरियल में इस मॉडल को लेकर एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है, खास तौर पर कॉपी पेस्ट वाली मानसिकता को लेकर। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जॉब पोर्टल शुरू करने वाले नए फाउंडर्स अक्सर चिकन एंड एग समस्या में फंस जाते हैं। अगर जॉब्स नहीं हैं तो कैंडिडेट्स नहीं आएंगे, और अगर कैंडिडेट्स नहीं हैं तो कंपनियां जॉब पोस्ट नहीं करेंगी। इस शॉर्टकट के चक्कर में लोग इंटरनेट पर मौजूद दूसरी बड़ी वेबसाइट से जॉब लिस्टिंग कॉपी करके अपने पोर्टल पर पेस्ट करने लगते हैं। लेखकों का स्पष्ट तर्क है कि ये न सिर्फ एसईओ के लिहाज से एक बहुत बड़ी गलती है, बल्कि ये बहुत बड़ा लीगल और कॉपीराइट का मुद्दा बन सकता है, जो पूरे बिजनेस को रातों रात खत्म कर सकता है। तो फिर इसका सही और सस्टेनेबल तरीका क्या है? सोर्स जो रणनीति सुझाता है वो काफी ग्राउंडेड है। बजाय बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की जॉब्स कॉपी करने के, एक नए फाउंडर को लोकल और हाइपर लोकल स्तर पर फोकस करना चाहिए। यानी अपने शहर के लोकल एचआर प्रोफेशनल्स, प्लेसमेंट एजेंसीज और छोटे मझोले व्यवसायों से सीधा संपर्क करना। जब लोकल स्तर की ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जॉब लिस्टिंग प्लेटफॉर्म पर आती हैं, तभी एक असली और भरोसेमंद सिस्टम खड़ा होता है। बिल्कुल। सही रणनीति के बिना कोई भी बेहतरीन विचार सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? एग्जीक्यूशन कैसे होगा? इस पर दस्तावेज एक बहुत ही फोकस्ड रोड मैप प्रस्तुत करता है। एग्जीक्यूशन के मामले में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, सोर्स उस पर सीधा प्रहार करता है। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम शुरू कर दें और साथ में रिवॉर्ड ऐप भी चला लें। लेखकों का कड़ा निर्देश है कि कभी भी एक साथ 3 या 4 मॉडल पर काम शुरू नहीं करना चाहिए। ये असफलता की गारंटी है। शुरुआत सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल से होनी चाहिए। एक मॉडल और एक सख्त टाइमलाइन। 6-12 महीने का जो फॉर्मूला सोर्स में दिया गया है वो बहुत ही व्यवहारिक है। यानी पहले 6 महीने का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। हाँ, ये समय अपनी चुनी हुई इंडस्ट्री की बारीकियों को समझने, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने और यूजर के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए है। इसके बाद के 6 महीने प्लेटफॉर्म को ग्रो करने, मार्केटिंग रणनीतियों को लागू करने और कम्युनिटी बनाने में लगाने चाहिए। और पूरे 12 महीने बिना मोनेटाइजेशन की चिंता किए लगातार वैल्यू देने पर फोकस करना चाहिए। जब ये साइकिल पूरी होती है तब एक साधारण वेबसाइट एक असली डिजिटल एसेट में तब्दील होने लगती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अफसर सिर्फ इन 3 मॉडल्स में ही सिमटे हुए हैं। जब हम दस्तावेज के अंतिम भाग में प्लेटफॉर्म स्टार्टअप सीरीज की विस्तृत सूची देखते हैं तो इंटरनेट की असीमित संभावनाओं का असली अंदाजा होता है। ये सूची दिखाती है कि अगर किसी की रुचि किसी विशेष निश में है तो वहां भी एक बेहतरीन इकोसिस्टम बनाया जा सकता है। इस सूची में मौजूद विविधता सच में हैरान करने वाली है।
उदाहरण के लिए एस्ट्रोलॉजी या कुंडली प्लेटफॉर्म, जहां ज्योतिषी और ग्राहक एक ही जगह जुड़ सकें। या फिर हाइपर लोकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म, यानी सिर्फ एक ही पिन कोड या मोहल्ले के अंदर कई दुकानदारों का सामान ग्राहकों तक पहुंचाने का सिस्टम, जिसे ऑपरेट करना बहुत कम खर्च वाला होता है। इसके अलावा अर्बन कंपनी की तर्ज पर ऑन डिमांड होम सर्विस प्लेटफॉर्म, जहां प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या क्लीनर्स को लिस्ट किया जा सके। सिंगल वेंडर ई कॉमर्स, लॉन्ड्री सर्विस ऐप, न्यूज़ प्लेटफॉर्म, शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, टिफिन सर्विस, रियल एस्टेट लिस्टिंग और यहां तक कि खुद का OTT प्लेटफॉर्म बनाने तक के ब्लूप्रिंट्स इस दस्तावेज में शामिल हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हर तरह की ऑडियंस और समाज की हर छोटी बड़ी जरूरत के इर्द गिर्द एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा सकता है। इस पूरे एग्जीक्यूशन के सफर में एक और बात जो ध्यान खींचती है वो है लेखकों का अप्रोच। आमतौर पर ऐसी रिपोर्ट्स या किताबें सिर्फ थ्योरी देकर खत्म हो जाती हैं। लेकिन सोर्स मटेरियल के अंत में लेखकों ने एक सपोर्ट सिस्टम का भी जिक्र किया है। उन्होंने फाउंडर्स गाइडेंस के लिए डिजिटल स्टार्टअप टूल्स की अपनी टीम और ईमेल और सोशल मीडिया हैंडल्स साझा किए हैं। हाँ, वो ईमेल है digitalstartuptools@gmail.com। उनका दावा है कि जो लोग गंभीरता से अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, वे तकनीकी मार्गदर्शन के लिए संपर्क कर सकते हैं। एक नए फाउंडर के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन कई सालों की मेहनत और पैसे बर्बाद होने से बचा सकता है। बिल्कुल। और जैसे जैसे हम इस गहन विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, इस पूरे दस्तावेज का जो सबसे बड़ा निचोड़ है वो एक बहुत ही प्रभावशाली लाइन में समेटा गया है। सोर्स में कहा गया है कि नौकरी आपको सैलरी देती है, बिजनेस आपको प्रॉफिट देता है, लेकिन प्लेटफॉर्म आपको फ्रीडम देता है, आजादी। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। ये पूरी चर्चा सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के इर्द गिर्द नहीं थी। ये समय की आजादी, स्थान की आजादी और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी के बारे में थी। पारंपरिक काम में कमाई सीधे तौर पर लगाए गए घंटों से जुड़ी होती है, काम बंद तो पैसा बंद। लेकिन एक डिजिटल एसेट का असली मकसद उस समय और पैसे के सीधे संबंध को तोड़ना है। एक सफल सिस्टम वो है जो बैकग्राउंड में 24 घंटे काम करता रहे, चाहे फाउंडर स्क्रीन के सामने हो या नहीं। बिल्कुल सही। आज की इस चर्चा ने 2026 के डिजिटल युग में एक सिस्टम बिल्डर बनने के रोडमैप को बहुत ही शानदार तरीके से डिकोड किया है। ये उन सभी लोगों के लिए एक नई दिशा हो सकती है जो कुछ अपना शुरू करना चाहते हैं। अब जाने से पहले एक विचारोत्तेजक सवाल जो श्रोताओं को जरूर सोचना चाहिए। वो क्या है? अगर ये बात सच है कि इंटरनेट पर ऑडियंस सबसे बड़ी संपत्ति है और डिजिटल दुनिया में बिना खुद का प्रोडक्ट बनाए भी असीमित अवसर मौजूद हैं, तो आज के समय में हमारे आसपास ऐसी कौन सी रोजमर्रा की जरूरत, दिक्कत या समस्या है जिसके लिए अभी तक कोई बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं बना है? अगर हर समस्या को एक शिकायत की बजाय एक प्लेटफॉर्म के अवसर की नजर से देखा जाए तो शायद अगला बड़ा डिजिटल एसेट उसी समाधान में छिपा हो। समस्याओं में ही सबसे बड़े अवसर छिपे होते हैं, बस नजरिए को थोड़ा बदलने की जरूरत है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पर गहराई से सोचने के लिए यह एक बेहतरीन बिंदु है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।